अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ वाइज में खुश आमदेद। मैं इफ्तिखार शराजी। प्रोग्राम के पहले हिस्से में आज जिक्र करेंगे एक अंदोहनाक और बड़ा एक अफसोसनाक वाक़या यूनान के अंदर कश्ती डूबी, जिसके अंदर जो लोग एक सुहाने सपने लेके मुख्तलिफ़ मुल्कों से यूरोप जा रहे थे, लेकिन वो कश्ती डूबी और जिसमें को कहा जा रहा है कि 750 लोग उसमें सवार थे और अच्छी खासी तादाद उनमें पाकिस्तानियों की थी। कहा यह जा रहा है कि कोई 400 पाकिस्तानी अफराद भी उनमें सवार थे, जो अगरचे जा रहे थे एक खुशहाल मुस्तकबिल के लिए, अच्छे सपने लेके, लेकिन मौत ने इस्तकबाल किया है उनका और उनकी जान चली गई। उनके प्यारे आज भी यहाँ बैठे हैं और मुंतज़िर हैं कि उनकी लाशें कब आएंगी। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अभी तक लापता हैं, जिनके बारे में इल्म नहीं कि क्या वो ज़िंदा हैं या मर गए। नाज़रीन, ये मामला कोई आज का नहीं है। वो मुल्क जिसकी आबादी कम बेश 60 से 70% नौजवानों पर मुश्तमिल है, जहाँ पे देखा जाए तो ओवरसीज़ की वजारत भी मौजूद है। दुनिया भर में यकीनी तौर पर अफरादी क़ुव्वत की मांग हमेशा से रही है और पाकिस्तान से गल्फ़ कंट्रीज़ या फिर यूरोप जाने वाले लोगों की कोई कहानियाँ नई नहीं हैं, लेकिन वजारत होते हुए भी इन लोगों को गैर कानूनी तरीक़ों से जाना पड़ता है और फिर एजेंट्स के साथ रियासती मशीनरी भी शायद इस सारे घनौने किरदार के अंदर अपना रोल प्ले करती है। और कुछ लोग खुश नसीब जो होते हैं वो मसाइल मुश्किलात झीलते हुए बाहर पहुंच जाते हैं और कहीं ना कहीं अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन कुछ कहानियां में ऐसी भी सुनने को मिलती हैं कि जहां पे अपने माँ बाप की जमा बूझी खर्च करने के बाद बजाय ये कि वहाँ से कुछ अच्छी खबरें हैं, उनकी लाशें आती हैं। तो इस सारी सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे और साथ में कुछ ये कि इत्तेहाद PDM की और उसकी जो दो बड़ी जमातें हैं वो अब एक दूसरे को आंखें दिखा रही हैं। क्या ये कोई नूरा कुश्ती है या वाक़ई इख्तलाफात की कहानी और एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़े की कहानी अब शुरू हो गई हैं। और ऐसे में कि जब पार्लियामान अपनी मुद्दत मुकम्मल करने जा रही है, उससे पहले बहुत जल्द पीपल्स पार्टी और नून लीग की राहें जुदा होने जा रही हैं। सारी सूरत पे गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में मुझे ज्वाइन किया है सेनेटर डॉक्टर हिमायत मोहम्मद साहब ने। सर, बहुत शुक्रिया आपका ताल्लुक़ तहरीक इंसाफ से है। और उससे पहले हम जाएंगे थोड़ा सा लाहौर में, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि FIA अब क्रैक डाउन कर रहे हैं उन लोगों के ख़िलाफ़ कि जो मासूम लोगों को लंबे चौड़ी रकम ले के गैर कानूनी तरीक़ों से यूरोप या बाकी जगहों पे भिजवाते हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदा वसीम रियाज साहब। वसीम, बहुत शुक्रिया। जानना ये चाहेंगे, अगरचे वज़ीर आज़म साहब ने कमेटी भी बना दी और इम्प्रेशन तो यही दिया जा रहा है और आज कौमी असम्बली के अंदर वज़ीर दिफा साहब ख्वाजा आसिफ साहब ने तकारीर भी की। पता नहीं किन से कह रहे थे कि हुकूमत वक्त को कुछ कार्रवाई करनी चाहिए। हुकूमत पता नहीं किससे कह रही है, खुद हुकूमत है वो, लेकिन बहरहाल वो भी बेबस नज़र आ रहे थे। मुझे ये बताइएगा, क्या वाकई बड़े अब संजीदगी के साथ इस मसले को हल करने के हवाले से FIA ने कुछ कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं? राजी साहब, अच्छा, सबसे पहले अगर बात की जाए तो ये कोई पहला वाकया नहीं है जिसमें इंसानी जाने इस हद तक जो है वो उनका नुकसान, उनका ज़िया जो है वो हुआ है। इससे पहले भी वाकयात जो है वो रूनुमा हो चुके हैं। लीबिया का आपको वाकया याद होगा, उसमें भी कश्ती जो है वो ऐसे ही उल्टी थी और मुतअद्दिद अफराद जो पाकिस्तानी थे वो उसमें जान से चले गए थे और एक कंटेनर से जो पाकिस्तानी थे उन अफराद की लाशें भी जो है वो बरामद हुई थी, जो यहाँ से डंकी लगाकर जो है वो यूरोप जाना चाहते थे। जी बिल्कुल। तो ये अब और हमारी शाहिदा रजा जो हॉकी की प्लेयर थी पिछले अरसे में इटली जाते हुए, उनकी भी इसी तरह मौत हुई कश्ती उलटने से या डूब के उनके भी हलाकत हुई। बिल्कुल ऐसे को नया नहीं है, लेकिन इसमें जानना ये चाहेंगे कि ये लोग शहरों में बैठ के इस तरह का मकरूह धंधा कर रहे हैं, तो ये कैसे मुमकिन हो पा रहा है? वो रियासती मशीनरी के ऊपर बड़े सवाल उठते हैं। क्या ये लोग इतने महारत रखते हैं या अगेन आपको लगता है कि नहीं रियासती मशीनरी भी इनको कहीं सपोर्ट कर दी तब जाके ये इस तरह के काम कर बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसे मामला भी जो है वो मौजूद हैं, क्योंकि ये पंजाब का एक इंसिडेंट है। पंजाब की सेंटर जो पंजाब है उसमें बहुत सारे एजेंट जो हैं वो ये इस कारोबार से मुंसलिक हैं और वो लोगों को सुहाने ख्वाब दिखाकर जो है वो मुख्तलिफ ममालिक भिजवाते हैं और इस एवज वो भारी रकम जो है वो हासिल करते हैं। अब तक की जो तहकीकात में जो चीजें सामने आई हैं, अब से कुछ देर कबल भी DGFI ने एक इजलास जो है वो इस हवाले से बुलाया था, जिसमें इस तमाम चीजें जो है वो सामने रखी गई और जो रिपोर्ट इस केस के हवाले से अब तक बनाई गई है उसके हवाले से बात की गई। इसमें बताया गया है कि 3 इंक्वायरियां और 6 मुकदमा जो है वो दर्ज किए गए हैं। 20 से ज्यादा इंसानी स्मगलरों के खिलाफ मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया है और 5 लोगों को जो है वो गिरफ्तार किया गया है।
इसमें जो वकास अहमद जिसको गिरफ्तार किया गया है आज FIA की तरफ से बताया गया कि उसको कराची एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया और जो हवाई जहाज से उसको ऑफलोड किया गया है और उसके खिलाफ पहले भी लीबिया हादसे का मुकदमा जो है वो दर्ज है, उसके खिलाफ पहले भी कार्रवाई नहीं हुई, अब दोबारा जो है वो उसको एक मुकदमा उसके खिलाफ दर्ज करके उसको दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है। इसी तरह एक मरकजी जो इनका सरगना है वकास अहमद वजीराबाद से जिसका ताल्लुक है, उसने भी यहां पंजाब से जो नौजवान थे उनको यूरोप भिजवाने के एवज 23 लाख रुपए जो है वो एक फीकस हासिल जो है वो किए। लेकिन वसीम, मैं ये जानना चाह रहा हूँ क्योंकि आप जर्नलिस्ट हैं ना, तो ये तो एक जो हुकूमती इस वक्त एफर्ट हो रही है उसके नतीजे में जो गिरफ्तारियां हो रही हैं, मुकदमात बन रहे हैं, मैं ये जानना चाहूँगा कि ये सारा नेटवर्क काम कैसे करता है। गोया कि जो स्टेट मशीनरी बिलखुसूस जो FIA के लोग, इमिग्रेशन के लोग, उनका रोल क्या होता है? बतौर जर्नलिस्ट आपने कुछ जानने की कोशिश की है? हमारे नाज़रीन को वो बताएं कि स्टेट कितनी इन्वॉल्व है सारे धंधे के अंदर। जी देखें शराजी साहब, इसमें FIA जो है उसकी कारकर्दगी आटे में नमक के बराबर है। अगर वो चाहे तो इसमें बेहतरी आ सकती है। पंजाब के जो देहाती, लेकिन मैं तो ये जानना चाहूंगा वसीम के इस जुर्म के अंदर वो शरीक कितने हैं, उनके लोग कितने शामिल हैं, कुछ उनको फैसिलिटेट करते हैं? उनके साथ मिले बगैर ये काम नहीं हो सकता। मैं तो ये कहूंगा FIA के जो टीम है, जो नुमाइंदगान है, जिनको इस पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, इस घिनौने धंधे को जो है वो बंद करना चाहिए, लेकिन वो इसमें बाकायदा मुलविस हैं। और खास तौर पर जो देहाती इलाके हैं, जो सेंट्रल पंजाब है, वहां पर हर दूसरा तीसरा बंदा जो है वो एजेंट बना हुआ है, जिसने अपनी कोई दुकान परचून की बनाई हुई है तो उसके अंदर वो ये एजेंट जो है बना हुआ और इंसानी स्मगलर का काम जो है वो करता है। उन्होंने आगे से भी कुछ बंदे रखे हुए हैं। अच्छा शाहिद साहब, मैं आपको यहाँ ये बताना चाहूंगा कि इसके 2 रास्ते हैं डंकी लगाकर जो लोग यहाँ से भिजवाए जाते हैं, उसके 2 रूट जो है वो इन एजेंट्स ने रखे हुए हैं। बलोचिस्तान से ताफ्तान बॉर्डर, ईरान, और फिर तुर्की से जो है वो यूनान भिजवाया जाता है, क्योंकि यूनान में जो है वो अब सख्ती कर दी गई है। वहां पर जो डंकी लगाकर लोग जाते हैं उनको उनके लिए कानून जो है वो सख्त किया गया। उसके बाद इन्होंने जो ये धंधा करते हैं उन्होंने एक दूसरा रूट जो है इख्तियार किया है। जो दूसरा रूट है वो दुबई से मिस्र, फिर लीबिया और इटली का रास्ता जो है वो इख्तियार किया जाता है। जो रूट एक है वो ज्यादा खुश्की पर मुश्तमिल है, लेकिन जो दूसरा रूट है वो उसका काफी जो हिस्सा है वो समंदर है, इसलिए जो है वो ये रास्ता खतरनाक है। लेकिन जो धंधा करते हैं उन्होंने अब ये रूट जो वो इख्तियार कर रखा है। तो FIA जो गुज़श्ता वाकयात हुए थे उसके मुताबिक अब दोबारा से कार्रवाई कर रही है। अब देखना यह है कि इन मुकदमात को यकीनन मंथ के अंजाम तक पहुंचाया जाता है या फिर जब एक हफ्ते बाद लोग भूल जाएंगे तो फिर हुकूमत ने भी भूल जाना। लेकिन छोटा सा ब्रेक नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे तो हुकूमती नुमाइंदे ने भी ज्वाइन किया और साथ में तहरीक इंसाफ का भी इसमें मौक़िफ़ लेंगे। छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक। प्रोग्राम के ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया राना एहसान अफजल साहब ने, आप वज़ीर-ए-आज़म के कोऑर्डिनेटर बराए तिजारत है। सर, क्यों ना हुकूमत से पहले सवाल किया जाए, और आज अगरचे ऐवान के अंदर तकारीर भी हुई हैं इसके ऊपर अफसोस का इजहार किया, जहाँ पे ख्वाजा आसिफ साहब ने, वहाँ पे उनका ये कहना था कि हुकूमत को कुछ करना चाहिए। सर, हुकूमत किससे कह रही है कि कुछ करना चाहिए? ये इस तरह का घनौना कारोबार, बिलखसूस पंजाब में जो नून लीग का घर तस्वर किया जाता है, उनका घर है, वहाँ से धंधा हो रहा है। सर, कौन इसको चेक करेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो हमें इस जो क्राइम है उसकी नौयत को समझना होगा कि डंकी लगती है आपके लैंड बॉर्डर से, और बॉर्डर आपका एक वसी बॉर्डर है अफगानिस्तान के साथ और ईरान के साथ। तो और आबादी भी आपकी 22-25 करोड़ की आबादी है, तो जाहिर सी बात है ये इतना इसको पकड़ना मुश्किल नहीं है। लेकिन अब हुकूमत ने अगर फोकस किया है तो ज़रूर नतायज आएंगे। लेकिन देखें, ये मैं तो समझता हूँ सबसे बड़ा इसको अगर कोई रोक सकता है तो ये इन्हीं लोगों की तस्वीरें जो YouTube पे भी मैंने देखा है, डंकी वालों की वीडियोस, वो खुद कहते हैं कि ऐसी हरकत कभी ना करें, ये बड़ा मुश्किल अमल है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि इस मुल्क की कि इतनी ज़्यादा आबादी है और जॉब मार्केट में उतनी अब्जॉर्प्शन नहीं है। तो ये डेस्परेशन एक होती है हमारे नौजवानों में कि वो बाहर जाएंगे तो शायद वहाँ हालात बेहतर हो जाएं, और फिर यहाँ उनको जो फैसिलिटेट करने के लिए या फंसाने के लिए जो गैंग्स हैं वो कार्रवाई कर रहे हैं। देखें, हुकूमत तो अब फुल फ्लेज इस मामले को कड़े हाथों से पकड़ेगी। लेकिन देखें, मसला बॉर्डर का है, बॉर्डर इन्फोर्समेंट का है, इसके अंदर मुख्तलिफ एजेंसीज़ के रोल आते हैं, और इतने बड़े बॉर्डर को मैन करना कहीं ना कहीं से रास्ता जो है वो निकल आता है। फिर बहुत सारा आपका बॉर्डर एरिया ऐसा है जो कि कह लें कि वहाँ कोई आबादी नहीं है, कुछ नहीं है, ये उस मुश्किल रास्ते से भी चले जाते हैं। तो ये इश्यूज़ हैं। जी, आपको लगता है वैसे सेनेटर साहब के भी ऐसे ही है? क्योंकि हमारे पड़ोस में कोई 1.5 अरब की आबादी होने वाली हिंदुस्तान की, लेकिन इस तरह की कहानियाँ जब हमारे सामने आती हैं, शायद उनमें कोई इंडियंस हमें
शाहज़ नाज़री को किस्सा मिलेगा कि डूबने वाले मरने वालों में कोई हिंदुस्तानी भी शामिल है, तो वहाँ इसका मतलब है कि लीगल चैनल्स के थ्रू लोग बाहर जाते हैं, वहाँ से भी बहुत बड़ी लेबर जा रही है। बट पाकिस्तान के अंदर प्रॉब्लम ये है कि बॉर्डर बहुत बड़ी है, पोरस बॉर्डर है, कुछ ऐसी जगह मिल जाती है कि जहाँ से निकल जाते हैं, या सिस्टम के अंदर भी लोग बैठे हैं कि जो फैसिलिटेट करते हैं, और ये वजह है कि इस तरह के सानियात हमें देखने को मिलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, दो इसके हिस्से हैं। एक हिस्सा जो है ना, ये ओवरऑल हम सब पाकिस्तानियों की वजह से है, किसी एक हुकूमत की बात नहीं है। सही है। हम सारे पाकिस्तानियों की वजह से है। हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जो एक रूलिंग एलीट है ना, उसने कैप्चर कर रखा हुआ है पूरे मार्केट को। अच्छा, दूसरी बड़ी बात यह है कि फॉर एग्जांपल हमारा जो रिटेल सेक्टर है वो 20% ऑफ द जीडीपी उसका बिजनेस में शेयर है। जीडीपी में 20% उनका शेयर है, लेकिन टैक्स में उनका शेयर लेस देन 1% है। ठीक है। अच्छा, फिर हमारे यहाँ पे जो टेक्निकल एजुकेशन है वो नहीं है, जीरो है। अब पिछले एक साल में 10 लाख ऐसे लोग जो कि टेक्निकली साउंड थे वो थ्रू प्रॉपर चैनल चले गए हैं। ठीक है, क्योंकि इस पिछले एक साल में अगर आप देखें तो इन्फ्लेशन बढ़ रही है। अच्छा, ये पिछले एक साल की बात नहीं है, पिछले एक साल में तो आप ये समझे कि एक वाटरशेड लाइन आई है ना, उसके बाद एकदम सारा नीचे गिरा। लेकिन अगर आप इसको पिछले 50 साल से देखें तो हम मुसलसल नीचे जा रहे हैं। मतलब आप इसको ओवरऑल प्रोजेक्ट करें ना तो 50 साल से, तो हम 50-60 साल से कुछ गलत कर रहे हैं। एक हुकूमत नहीं, 10 हुकूमतें आई हैं, हम कुछ गलत कर रहे हैं। अच्छा, हम गलत क्या कर रहे हैं? हमने ट्रैक एंड ट्रेस के लिहाज से हमने जो टैक्स पेयर का जो 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 आप ये समझे कि जो नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स है हम उनको नहीं बढ़ा रहे हैं। अच्छा, हमारे जो बड़े एग्रीकल्चरिस्ट है हम उनको टैक्स नेट में नहीं ला रहे हैं। अच्छा, हमारा लैंड रिफॉर्म्स जो था ना वो पिछले कितने अरसे से इनकंक्लूसिव है। लोगों के पास पता नहीं कितनी ज्यादा जमीनें हैं और उसके ऊपर कोई वेल्थ टैक्स नहीं है। अच्छा, वो उसको इस्तेमाल भी नहीं करते, तो उसकी वजह से वो सारी जमीन जो है जाया जा रही है। हम लोगों का ओवरऑल जो है ना, पूरे पाकिस्तान को ओवरऑल हम लोग 80% टैक्स एवेजन करते हैं। जो इंपोर्ट के हम कहते हैं कि हमारा इंपोर्ट खराब है, वो हमारे इंपोर्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जो इंपोर्ट आता है उसको हम 90% अंडर वैल्यू करते हैं। और उसमें अगर आप देखें, अगर आप ट्रैक एंड ट्रेस करें, आप पिछले जितने भी कस्टम्स वाले लोग हैं उन सबको देखें, जितने भी उनके कमिश्नर हैं, जितने भी उनके सीनियर मेंबर हैं, वो छोड़ के बाहर मुल्कों में सेटल हो गए। कैसे? देखिए, आपका पूरा सिस्टम, क्योंकि ये जो कस्टम्स में इवैल्यूएशन हो रही है वो 90% अंडर, जैसे आपने कहा ना कि क्या इसमें कट जोड़ है? हाँ है। अच्छा, उसके अलावा लेकिन अब मुझे समझ ये नहीं आती, मैं खाली ख्वाजा आसिफ साहब की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हमेशा बात करता हूं हुकूमत में लोग आके कहते हैं कि जी हुकूमत को ये करना चाहिए। भाई तुम हुकूमत, मैं ये तो मेरा सवाल है सर, वो किससे कह रहे हैं? दो चीजें हो सकती है ना, या तो उनको पता है कि उनकी कैपेसिटी नहीं है, वो कर नहीं सकते। क्यों कर इसलिए नहीं सकते कि इन लोगों के पीछे वो हाथ हैं जो आपके साथ बैठे हुए हैं। एक वजह समझ में आती है, उनका कस्टोडियन आपके साथ ही बैठे, आपके साथ है। या आपकी कैपेसिटी नहीं है क्योंकि आपको लाने वाले कोई और हैं, आप उनको कह रहे हो कि यार तू कुछ कर ले, मैं तो नहीं कर सकता, मेरी कैपेसिटी नहीं है। रियल स्टेट को कह रही है, मुझे नहीं पता रियल स्टेट को कह रही है, किसको कह रही है। ठीक है, लेकिन देखिए मुझे इनकी इस बात से तो नहीं है, लेकिन अब आप सोचे आपका डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट कितना कम हो गया है। अच्छा, आपकी जो रेमिटेंसेस है वो कम हो गया। अब रेमिटेंसेस ये वो लोग हैं जिनको लोगों ने सब्ज बाग दिखाए। मुझे समझ नहीं आती कि आप लोगों ने 3 दिनों में 10,000 बंदों को आइडेंटिफाई कर लिया, यहां पे आपसे ये 50 बंदा 100 बंदा आइडेंटिफाई नहीं हो रहा। ठीक है, ये आपसे अच्छा, ये वो लोग हैं जिनके खानदानों को पता है कि हमने टिकट किससे लिया है। वो लोग ऐसे छुपे हुए नहीं है, इनको पता है। देखिए, मैं जब आप जा रहे हैं ना, मैं आपका भाई हूं, मैं आपका चाचा हूं या कोई भी हूं, मुझे पता है कि यार इसने फलाने बंदे से टिकट लिया है, इसने फलाने बंदे को पैसे दिए हैं, लोगों ने अपनी जायदादें बेचकर, वो बता रहे हैं किसी ने 27 लाख जायदादें बेचकर की हैं, और ये यंगस्टर्स हैं, और इन यंगस्टर्स में से ज्यादातर जो है वो नॉन स्किल्ड वर्कर है।
राना साहब, ये 2-4 को आप जरा ले जाए ना ड्राइंग रूम के अंदर, ये बताएंगे कि रियासत के अंदर कौन फैसिलिटेटर इनके हैं, FIA में, इमिग्रेशन के अंदर। देखिए इसमें तो बता देंगे जरा आपको, लेकिन उस तरफ जाना नहीं है हुकूमत ने। हुकूमत सिर्फ एजेंट्स को पकड़ेगी और दिखाएगी कि जी हमने बहुत बड़ी कार्रवाई की। सर, सिस्टम के अंदर जो खराबियां उनको आइडेंटिफाई करें, उनको दूर करने की कोशिश। देखें, ये तो जो लोग इसमें मुलव्वस हैं और ओवरऑल भी जो अब ये चीज़ एक मामला हाईलाइट हो गया, मैं समझता हूँ कि इनकी गिरफ्त तो टाइट होने लगी है। जितने भी लोग ये जाली तरीके से लोगों को बाहर रूने मुल्क भेजते हैं, ये तो अब बिल्कुल इस पे एक जो है एक सख्त किस्म का रवैया जो है हुकूमत की तरफ आप देखते हुए नजर आएगा और लोग ये गिरफ्त में आएंगे जितने लोग भी इसमें मुलव्वस हैं। देखें, बड़ा एजेंडा में एग्री करता हूँ हुमायूं साहब ने जो यहाँ बातें की। ओवरऑल जो सबसे बड़ा इशू है वो आबादी का तेज़ी से बढ़ना है और हमारा जो ग्रोथ रेट है वो देखें, अब तो मेरे ख्याल से 50-55 लाख की आबादी हर साल बढ़ती है और अगर ग्रोथ रेट जिस तरह अभी आ रहा है, सेंसस का भी पता लग रहा है कि वो पिछले से भी ज़्यादा ग्रोथ रेट हमारे कमी नहीं आई, वो बड़ा है। तो फिर तो ये देखें, एवरीवन, हर हुकूमत एक हारी हुई जंग लड़ रही है क्योंकि हुकूमत को वो वसाइल प्रोड्यूस करने, जहाँ रेवेन्यू इतने हों कि PHDP बड़ा हो, लोगों को घर घर तालीम पहुँचे, सेहत के जो है वो उनको सेहत की फैसिलिटीज़ दी जाएं, ये नामुमकिन हो जाएगा अगर आबादी के ये जो बहाव है इसको रोका ना गया। तो एक तो ये हो गया। देखें, दूसरा आबादी को स्किल्ड तो किया जा सकता है ना सर, स्किल्ड किया जा रहा है। देखें, इन्होंने वो कहा कि 10 लाख लोग चले गए। देखें, हर साल जाते हैं, आप डेटा निकाल के देख लें, 8-9 लाख 10 लाख लोग हर साल, आज के नहीं जा रहे, बड़े अरसे के जा रहे हैं और थोड़ा ये नंबर बढ़ता ही है हर साल क्योंकि आपका तो ये लेकिन हमें अपने जो टेफ्टाज हैं, जो हमारे जितने भी टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, हम कर रहे हैं। जिस तरह अभी जो आपका वफाकी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है उसको हम मुख्तलिफ जो स्टेक होल्डर्स हैं IT के, उनके साथ कोलैबोरेशन करा रहे हैं कि वो उनका सिलेबस ऐसा बनाएं कि वो बाद में अब्जॉर्बेबल हों जॉब मार्केट के अंदर, उनको इंडक्ट कर लिया जाए। तो ये इस चीज़ पे तो काम हो रहा है, लेकिन ये इशू वाकई बड़ा घिनौना है जो लोग इसमें मुलव्वस हैं और हुकूमत किसी को जो है वो लाइटली नहीं लेगी इस मामले के अंदर। और मेरे ख्याल से ये जो हाईलाइट मामला हुआ है, अब उन सब लोगों को जो ये इस इल्लीगल कारोबार में मुलव्वस हैं उनको कोई बचत नहीं वंस फॉर ऑल, उनको कुछ ना कुछ जरूर उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। नाज़रीन, छोटा सा ब्रेक के से वापस आएंगे तो गुफ्तगू को सुनाते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। डॉक्टर साहब, क्या वाकई आपको लगता है कि जो राना साहब ने भी बात की है कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इतना ज़्यादा है कि चीज़ों को संभाला नहीं पाया जा रहा, तो ज़्यादा इस तरह के क्राइम अगर होना है तो कोई बड़ी स्ट्रेंज बात नहीं है? हो सकता है, जाहिर सी बात है, जब हम चीज़ों को मैनेज नहीं कर पा रहे। देखिए, पॉपुलेशन ज़्यादा हमसे बहुत बड़ी बड़ी पॉपुलेशन वाले मुल्क हैं और वो हमसे बहुत बेहतर तरीके से प्रोग्रेस कर रहे हैं। देखिए, फॉर एग्जांपल, हमने क्या करना है, अगर मैं हेल्थ के लिहाज से जाता हूँ, अगर हम अपने एक बहुत बड़ा मसला है नर्सिंग का, एक बहुत बड़ा मसला है हमारा पैरामेडिक्स का, अगर हम उसके अंदर स्किल्ड लोग ले आए, पूरी दुनिया में इनकी डिमांड है, आप स्किल्ड वर्कर्स को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, आप उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज, पाकिस्तान के अंदर भी कमी है, बाहर को तो छोड़े अंदर कमी है, उनके लिए अच्छी जॉब्स निकल सकती है, अच्छी सर्विसेज आ सकती है। लेकिन हम क्या करें, हमारे नर्सिंग काउंसिल को हमें पता चला था कि उसके अंदर प्रॉब्लम्स है, बहुत ज्यादा करप्शन है, 15,000 के करीब फेक नर्सेज की वो डिग्रियां गई है। हमने जब स्टैंडिंग कमेटी ने उनको पकड़ा और उनके ऊपर किया, पता चला कि नया नर्सिंग काउंसिल का बिल आ रहा है, ना वो सेनेट से गुजरा है, ना वो नेशनल असेंबली से गुजरा है। और फिर अभी मुझे रिसेंटली पता चला है कि जो सर्च एंड नॉमिनेशन वाले, उन्होंने उन लोगों को चुन के दोबारा लगा दिया जिनके ऊपर करप्शन के केसेस गवर्नमेंट की तरफ से उनके नाम आए हुए थे कि ये चीज है। हमारा प्रॉब्लम क्या है, हम लोग अनफॉर्चुनेटली हम लोग लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं करते हैं। ये सारी चीजें मेरे ख्याल में यहाँ पे हमें से प्लानिंग करते नहीं है। नहीं, लॉन्ग टर्म प्लानिंग मींस हम नहीं करते ना प्लानिंग। हमारा प्लानिंग, फॉर एग्जांपल, आज सेनेट में बजट के ऊपर जो पीपल्स पार्टी के जो फाइनेंस के जो वो हैं, उन्होंने कहा है कि इससे ज्यादा खराब बजट है ही नहीं। मतलब ही एक्चुअली रिडिक्यूल्ड द बजट। इंटरेस्टिंग। उन्होंने इस हर चीज में बना, मैंने लिटरली मुझे कहना पड़ा है कि इसका मतलब है आप इस बजट को नहीं पास करोगे। इस तरीके से उन्होंने उस बजट के बारे में बातें की। माहौल, उनके चीफ ने माहौल बना दिया ना। माहौल की बात नहीं है, बात यह है हम लोगों का ओवरऑल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने
मार्च के पिछले साल मार्च में 2000 ट्रैक एंड ट्रेस, ये याद रखें कि 3.5 सालों में हम लोग 7 लाख से 30 लाख टैक्स पेयर पर लेकर गए, तो हमने एक्सपैंड किया ऑलमोस्ट 4 टाइम्स, ठीक है, जिसको हम 400 टाइम्स 400% भी कह सकते हैं, या 4 गुना हमने वो कर दिया। आपको ट्रैक एंड ट्रेस करके बताया तकरीबन 2 करोड़ 30 लाख बंदा ऐसा है जो कि टैक्स नेट में आ सकता है। ये इंडिविजुअल्स भी हैं और ये बिजनेसेस भी हैं, जिसको हम रिटेल बिजनेस वगैरह कहते हैं, जिसको हम बाकी चीजें भी करते हैं। 2 करोड़ 30 लाख 2 करोड़ 30 लाख। अच्छा, टेक्निकली स्पीकिंग अगर आप 2 करोड़ 30 लाख को देखें और इसको टैक्स नेट में लाएं, आप तकरीबन 16 से 22 खरब रुपए ले सकते हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम उन्हीं लोगों के ऊपर टैक्स लगाए जा रहे हैं जो ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं, उनके ऊपर सुपर टैक्स लगा रहे हैं उनके। अच्छा, एक और चीज है बिजनेस। अब जिन लोगों ने बिजनेस नहीं किया, विद ड्यू रिस्पेक्ट, इसहाक डार ने कभी बिजनेस नहीं किया, वो फाइनेंस का है ही नहीं, वो अकाउंटेंट है बेसिकली, ठीक है। आपको चाहिए कि आप इनकरेज करें कि आपका पैसा जो कैश फ्लो है उसके बजाय डिजिटाइजेशन हो। आप क्रेडिट कार्ड के ऊपर 1% से 5% लेकर जा रहे हैं, इसका मतलब है आप डिस्करेज कर रहे हैं लोगों को कि वो डॉक्यूमेंट ना करें, ठीक है। हम लोगों को बेसिकली देखिए, व्हेन यू आर ट्राइंग टू डू दीज थिंग्स यू नीड टू सी द अंडरलाइंग थिंग्स। अच्छा, एक और चीज है, आप इंटरेस्ट बढ़ा रहे हैं, आप इंटरेस्ट कम करें ताकि कैश फ्लो ज्यादा हो। जब कैश फ्लो क्या आपका जो सर्कुलेशन ऑफ पैसा है वो ज्यादा हो, उससे क्या होगा, जॉब क्रिएशंस होंगी, बिजनेसेस होंगे। आप देखिए पिछले 1 साल में बिजनेसेस का सत्यानाश हो गया है। राणा साहब, इतने अच्छे मशवरे मिल रहे हैं, ऊपर से आपने पीपल्स पार्टी को भी नाराज कर दिया। अब देखें उनके चेयरमैन खड़े होकर क्या बातें कर रहे हैं, वादे करते हैं पूरे नहीं करते। सर आप देखें, इतने अच्छे मशवरे अपनी हुकूमत को भी दे देते जब टैक्स कलेक्शन बढ़ी नहीं। पहले साल तो उनकी टैक्स कलेक्शन पहली दफा पाकिस्तान की तारीख से कम कलेक्ट हुई, फिर उससे अगले साल भी उतनी कलेक्ट हुई, यानी कि 2 साल तो इन्होंने वही रिडंडेंटी रहा। फिर ये आखिरी साल में इन्होंने टैक्स की प्रोग्रेस की। फिर ये कह रहे हैं कि जी इन्होंने पहले तो 18 लाख टैक्स पेयर्स थे जब 2018 में हम छोड़ के गए थे, और फिर इन्होंने बढ़ाए। सिर्फ पिछले साल में हमने 1.1 मिलियन यानी कि 11,60,000 टैक्स पेयर्स का इजाफा हमने किया है टैक्स फाइलिंग के अंदर। तो सर 2 करोड़ 30 लाख लेके बैठे ना सर, उनसे डाटा तो ले लें। नहीं, ये 2 करोड़ 30 लाख वाला जो डेटा ये कह रहे हैं, ये इनको पीटीआई के दौर में तो वो गुम हुआ था। अब ये आज ये नंबर ये दे रहे हैं कि वो कुछ 2 करोड़ 30 लाख का डेटा है। इतना डेटा नहीं है, देखें बिल्कुल। और ये जो 16-18 खरब की ये बात कर रहे हैं, अब जो टैक्स गैप है वो जरूर 2-3 ट्रिलियन का है, जो कि वो उसको कवर करना चाहिए। बाकी मैं समझता हूँ बहुत सारी जगहों पे तो आपने खुद, अब जिस तरह एग्रीकल्चर सेक्टर को आप ले लें, तो एग्रीकल्चर सेक्टर में सूबों ने जो है वो एग्रीकल्चर से टैक्स इकट्ठा करना है, तो वहाँ 12.5 एकड़ से जो नीचे की होल्डिंग है वो टैक्स नेट में आता ही नहीं है। मिसाल के तौर पे आपने उनको इस्तिस्ना दी हुई है टैक्स फाइलिंग से, तो वो 70% पंजाब का हिस्सा है, जो कि 70-80% जो 12.5 एकड़ से कम का है। कानून बदले ना सर, तो यही मैं कह रहा हूँ। देखिए, तो ये चीजें कुछ सूबों के अंदर डिवॉल्व हुई है। हमने तो, मैं आपको बताऊं, जो 2013 से 18 की हुकूमत थी, हमने तो 100% टैक्स कलेक्शन में इजाफा किया, यानी कि 20% सालाना इजाफा हुआ। और अगर वो कंटिन्यू होता रहता तो मैं समझता हूँ आज पाकिस्तान के मसाइल जो हैं वो इतने गमगीन ना होते जितने होते। लेकिन दरमियान में जो एक कह लें कि खला आई, जो ग्रोथ थी टैक्स नेट की, वो रुक गई। और जो बाकी मामलात हुए पीटीआई के दौर में, मैं उनमें डाइवर्ज नहीं करना चाहता, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो अभी जो हमने टारगेट सेट किया है, एक अच्छा टारगेट है, इसको हम मुकम्मल करेंगे। पीपल्स पार्टी के गिले जो ठीक है। अच्छा नहीं, पीपल्स पार्टी के गिले देखें, बड़ी सीधी सी बात है। पीपल्स पार्टी काबीना में मौजूद है, बिलावल भुट्टो साहब खुद काबीना के मेंबर हैं, उसके अलावा सीनियर क्यादत जो है वो पीपल्स पार्टी की मौजूद है। मैं समझता हूँ वो फोरम है जहां उनको एतराजात उठाने चाहिए, वो फोरम है। फिर वो ईसीसी के भी उनके मेंबरान जो हैं वो मेंबर हैं, फिर हर हुकूमती कमेटी के वो रोज उनसे मुलाकातें होती हैं, प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग्स में वो आते हैं। तो वो फोरम है कि अगर उनको कोई इख्तलाफात हैं बजट के मामले में तो वहां वो उनको रेज करें। मेरे ख्याल से जो हो रहा है, क्या वजह हो सकती है? वजह बड़ी सिंपल है जी, अभी हुकूमत खत्म इख्तिताम को जा रही है, हर पार्टी ने अपना मंजन बेचना है मार्केट के अंदर, हर पार्टी ने कहना है जी साड़ी तो सुनी नहीं गई ते फलाना नहीं, लेकिन ऐसे होगा नहीं। देखें, पंजाब ही नहीं आने देना जरदारी साहब ने, बड़ी जाती नहीं, मैं समझता हूँ, देखें कोई जो हुकूमत की पार्टी हिस्सा है वो हुकूमत के हर फैसले के हिस्सेदार है। अगर उनको इख्तलाफात हैं तो इख्तलाफात के फोरम मौजूद हैं, वहां वो इख्तलाफात करें। अगर आप वहां इख्तलाफात करें ना
और इख्तलाफात जाके आप वो अवाम के सामने करें तो वो फिर वो लॉजिक नहीं बनती। यकीनन नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक से जब वापस आएंगे तो इख्तलाफात की कहानियाँ वाकई कितनी जेन्युइन है तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे से भी पूछेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। सेनेटर हुमायूं साहब, सर क्या कहेंगे ये जो अब नून लीग और पीपल्स पार्टी में दूरियां, लगता है कि यही कुछ होना था या कहीं नूरा कुश्ती है? आपको क्या लग रहा है, क्योंकि इलेक्शन के दिन करीब आ रहे हैं ना? वो क्या है, ये तो बगैर हलाले वाली शादी थी, इसने तो टूट नहीं था। वो भुट्टो ने किसी जमाने में कहा था कि वो 9 सितारे जो PNA उस जमाने में होती थी, ठीक है, उन्होंने कहा था कि ये 9 बिल्लियां हर एक का रुख अलग अलग तरफ है और इनको दुम से बांधा हुआ है। ये आज वो बिल्लियां 9 से 13 हो गई हैं, दुम उसी तरह आपस में बंधी हुई है। ये एक दूसरे के साथ इनका अल्लाह वास्ते का बैर है। हुआ ये था कि किसी जमाने में ये सारे जो है ना बैठ के बारियां लगाते थे। आ गया दरमियान में कॉर्नर टाइगर, उसने आके एक पार्टी बनाई, वो पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन गई, उसका वोट बैंक सबसे स्ट्रांग वोट बैंक हो गया। इनको पड़ गए जान के लाले के हमारी तो हुकूमतें जा रही हैं। वो मौलाना फजलुर रहमान किसी जगह से नहीं जीता, एक बंदे ने, अच्छा उसके ये याद रखें, उस बंदे के जब बाल काटे ना, पूरे हल्के के लोगों ने अपने बाल काट दिए। अच्छा, वहां से मौलाना फजलुर रहमान कैसे जीतेगा? नहीं जीत सकता। ये प्रॉब्लम है। अब इनको जब करीब आ रहे ना तो इन्होंने वो लड़ाइयां ताज़ा की। ये याद रखें, इनकी अगर आप 90s की और 80s की जो इनकी हरकतें थी एक दूसरे के खिलाफ, जो ये कहते हैं ना कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गंदी जुबान स्टार्ट की है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जुबान थी, जो उस जमाने में हरकत होती है, उसके जमाने में तो वो जुबान से ज्यादा शाइस्ती जुबान कोई हो ही नहीं सकती। इफ यू कंपेयर व्हाट हैपेंड इन 1988 1991, आज जो लॉज जो आज चल रहे हैं जिसपे MPOs लॉज है, ये 1991 में मतलब फुल स्विंग में था अगेंस्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। ये सारी चीजें 1996 में। अच्छा, लेकिन मैं एक बात बताता हूं, देखिए खत्म हो रहा है सर। देखिए मैं एक चीज बता देता हूं, मैं इसको रिस्पॉन्ड करना चाहूंगा। देखिए इतनी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन ये कुछ सारी अच्छी बातें PTI के दौर में नजर नहीं आती थी। MPO की बात की तो उसी के तहत हमें अंदर करते थे, पर्चे काटते थे। आज बिल्कुल करते थे, नहीं करते थे। नहीं, अब आगे सुन, नहीं आगे नहीं, MPOs में भी पर्चे कटे, हमारे पे कटे, जब हम जलसों पे जा रहे थे सब कुछ हुआ। देखें अब आगे आ जाए। अब ये 91 की 90 की सियासत की बात करते हैं। उस सियासत के बाद COD हुआ था। COD के अंदर अगर वो 100% नहीं, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, तो 80-90% वो इंप्लीमेंट हुआ था। और ये दो पार्टियों ने लड़ाई झगड़े के बाद ये फैसला किया कि हम तीसरी कुव्वत को आने नहीं देंगे या उसकी इंटरफेरेंस उस तरफ नहीं देखेंगे। फिर इनको जो है इनका बंदोबस्त किया गया, इनको पेश किया गया मार्केट के अंदर कि ये जो है इनको प्रमोट किया गया और इनको उठा के इनको बिठा दिया इक्तदार के अंदर। ये हुआ और उनसे जब इनकी असलियत सामने आई कि कितने नाअहल हैं, ऊपर से बदतमीज भी हैं, तो इनको फिर जो है वो आपके ख्याल में प्रोजेक्ट को क्लोज कर दिया गया। नाज़रीन, इसी में मुझे प्रोग्राम को भी क्लोज कर। नाज़रीन, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।